तो राम का आपको जन्मभूमि पता है, लेकिन स्टेन स्वामी को स्ट्रॉ देना है या नहीं पता नहीं है, उमर खलीद को बेल देनी पता नहीं। ये संविधान है। और संदीप दीक्षित गुमराह हो गए उसमें। कुछ लोग कहते हैं अरुण जेटली साहब थे, कुछ लोग कहते हैं संघ थे, आखिर यह आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, आरएसएस पूरी तरह से इसमें शामिल थी। आरएसएस कोई भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट की आंदोलन में जो हालात 2011, 12, 13 में थे, उससे 10,000 गुना ज्यादा बुरे हालात है। लेकिन कोई आंदोलन खड़ा होते दिखाई दे रहा है आपको? नहीं। आपको क्या लगता है अरविंद को आज भी आरएसएस बैक कर रहा है? देखिए जी, अभी तक तो ईडी का चौथा समन्स आ चुका है। कांग्रेस जीतने वाली चुनाव भी हारने में सक्षम है, आज की कांग्रेस जो है। लेकिन नाविका कुमार के साथ कमलनाथ जी ने इंटरव्यू दिया और उनको प्राइवेट अपने जेट में, हेलीकॉप्टर में भी लेके गए। कांग्रेस ने कभी उसकी सफाई नहीं मांगी। फिर गहलोत जी ने भी उसमें से एक फेक जर्नलिस्ट, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, उनको इंटरव्यू दिया। लोग बोल रहे हैं कि राहुल गांधी दौड़े, जबरदस्त प्रदर्शन करे। अरे जबरदस्त प्रदर्शन करने के लिए उनके पैरों में आपने 50-50 किलो की बेड़ियां बांध के रखी हैं, ये ओल्ड गार्ड्स की, वो तोड़ दें आप। समझ लीजिए कि एक छुपी आरएसएस कांग्रेस में हमेशा रही है। आप मुसलमानों के प्रतिनिधि नहीं है अरीफ मोहम्मद खान। अरीफ मोहम्मद खान ब्राह्मणवाद के प्रतिनिधि है, क्योंकि आरएसएस के आइडियोलॉजी पे बने हैं आप। पहले ईवीएम पे बैन करने के लिए आंदोलन देश भर में बड़ा हो जाता है। वन का मतलब यानी वो जिसको वैदिक रिलीजन सनातन कहते हैं, वो वन है। 90% मिश्राहारी है, शाकाहार भी करता है, मांसाहार भी करता है। और ऐसा कहीं लिखा नहीं है भगवान मांसाहार नहीं करते थे। वन मीन्स फैसिज्म, वन मीन्स ऑथोरिटेरियन, वन मीन्स वन डिक्टेटर। वैसे अंदर ये हिंदू राष्ट्र हो चुका है, ऊपर से संविधान का कवर है सिर्फ, बस। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजू परुलेकर जी मौजूद हैं। आप लेखक हैं, राइटर हैं, ब्लॉगर हैं, जर्नलिस्ट हैं और साथ ही मौजूदा जो हिंदुस्तान है, ख़ासतौर से 2010, 11, 12, 13 उस वक्त के बदलते हिंदुस्तान को इन्होंने बहुत करीब से देखा है कि कैसे एक समय ऐसा था जब अन्ना जो है अपना आंदोलन कर रहे थे, अन्ना को गांधी बनाया जा रहा था और अरविंद केजरीवाल को शहीद भगत सिंह बनाया जा रहा था। इन सारे चीज़ों को इन्होंने देखा है। उन पत्रकारों को भी इन्होंने काफ़ी करीब से देखा है, उनकी हकीकत भी जानते हैं, जो एक समय अरविंद केजरीवाल को शहीद भगत सिंह बना रहे थे, अन्ना के खिलाफ कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे और आज एक तरफ वो भीड़ क्रिएट कर रहे हैं। यानी उनका कोई धर्म नहीं है, वो जब जैसा माहौल होता है वैसा चोला बदल लेते हैं। आप देखिए वतन समाचार, आज हम इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अंत तक वीडियो देखिएगा ताकि पूरी सच्चाई आपको समझ में आए। राजू जी, आपका काफी तजर्बा रहा है और आपने एक कहा जाए कि बदलते हिंदुस्तान को 2010 के बाद जो चेंजेस आने शुरू हुए उसको काफी करीब से देखा है, अन्ना मूवमेंट को काफी करीब से देखा है। आपके बारे में कहा था कि अन्ना का जो मैसेज इंडिया की तरफ था वो आप पहुंचा रहे थे इंडिया के लोगों को, अन्ना का मैसेज। हाँ, लोगों में ये गलतफहमी है अहमद भाई कि मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन का हिस्सा था। मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन का कभी हिस्सा नहीं था। मैं अन्ना हजारे को पहचानता था क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूँ और मराठी में उनके इंटरव्यूज़ मैंने 2 किए थे, जो कि मेरी किताब में शामिल है। एक किताब है मेरी, उसमें वो शामिल है। तो अन्ना मुझ पे, हम लोग अच्छी तरह से पहचानते थे एक दूसरे को। जब अन्ना को यहाँ से आंदोलन खत्म होने के बाद दिल्ली का ये जो उन्होंने बड़ा अनशन किया था, वो मैं यहाँ था ही नहीं। मैं था स्लोवाकिया में, ब्राटिस्लावा में। वो तब उसके बाद वहाँ से आने के बाद अन्ना वापस रालेगन गए थे और उनको ये कहना था कि ये कोर कमेटी जो है केजरीवाल, मिसेस बेदी, फिर ये जो प्रशांत भूषण और वो जो कवि हैं वो कुमार विश्वास, वो भंग करके वो अलग लोगों को लाना चाहते थे। लेकिन इनका दबाव था और एक कड़वाहट थी शायद उनमें कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन कोई संस्था, वो आरएसएस जैसा था, रजिस्टर्ड संस्था नहीं थी। तो यहाँ इनके एनजीओ थे, उसके नाम से सारे पैसे आते थे। तो अन्ना और उनमें ये इस बात पे भी अनबन थी। तो वो बात, मुझे पैसे की बात तो ज़्यादातर उन्होंने बाद में बहुत कुछ हुआ रालेगन में, लेकिन उसमें मैं था नहीं। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि ये जो मैं सामाजिक रूप से चाहता हूँ कि लोगों तक पहुँचें, तो आप मुझे लोगों तक पहुंचने का जरिया दीजिए। एज अ जर्नलिस्ट, एज अ राइटर कुछ बताइए। तो मैंने कहा आप अपना ब्लॉग तैयार कीजिए। तो बोले वो ब्लॉग आप ही करिए। तो मैंने बोला हाँ ठीक है।
तो मैंने कहा जो आपको कहना है वो आप कह दीजिए, मैं वो उसको वो करूंगा, लिखूंगा। इस प्रकार से मेरी उनसे बात हुई। यानी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के खिलाफ ही अण्णा हो गए, तब उनका ब्लॉग लिखने का मानस जब हुआ तब, और मैं उनको तब मिला इस मूवमेंट में। लेकिन उस दरमियान ये हुआ कि जब ब्लॉग उनके आने लगे तो ये जो सारे लोग, जो कोर कमेटी के लोग थे, वो डर गए कि अन्ना अलग से बोल रहे हैं, तो वो वापस आ गए वाराणसी सिद्धि, और बाद में सारा महाभारत हो चुकी थी। लोगों को लगता है कि मैं वो मूवमेंट में था। मैं मूवमेंट के खिलाफ हमेशा रहा हूं, और जबकि अन्ना खुद मूवमेंट के खिलाफ हो गए थे मन से। मैंने उनके अंतर मन, उन बाद में मौन में चले गए, वो मुझे बताया उन्होंने कि ये कुछ होगा नहीं, ये ऐसा नहीं होता, ये है। तब मैंने ये लिखना शुरू कर दिया तो लोगों ने मुझे मानने से इनकार कर लिया। तो मैंने कहा ये अन्ना ने कहा, तो अन्ना ने इनकार कर लिया, मैंने नहीं कहा, तो उन्होंने लिख के दिया था मुझे, वो मैंने सार्वजनिक कर दिया। तो फिर तो सवाल ही नहीं रहा, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ऐसे ही पूरी वो कहानी थी मेरी उनके से जुड़ने की। लेकिन उस वक्त मैंने, चूंकि कोर कमेटी के लोग यानी अरविंद वगैरह सब, वो फोटोग्राफ हैं मेरे ब्लॉग पे भी उपलब्ध है और जो गूगल पे भी होंगे, तो सारा जो मामला था वो मैंने अंदर से देखा जो भी था। तो मैंने ये जान लिया, मैंने भांप लिया कि ये एक बड़ी साजिश है, और ये साजिश का एक कंपोनेंट है इंडिया अगेंस्ट करप्शन। अरविंद, हाँ, ये अरविंद जी का बहुत बड़ा महत्वाकांक्षा रही होगी कि वो आगे जाकर प्रधानमंत्री बनेंगे। किसकी नहीं होती है, हो सकती है। लेकिन मुझे मालूम, मैं पता चल गया कि आरएसएस की जो पूरी रचना है उसका एक कंपोनेंट है ये। आगे जाकर ये सारा बदल जाएगा और खेल को पूरा बदल देंगे। इस देश के लोकतंत्र को नींव से और जड़ से पूरा हटाने की, उठाने की कोशिश जो हो रही थी, यानी एंटी कांग्रेसिज्म का जो पूरा माहौल सालों से देश में था, वो कांग्रेस के खिलाफ नहीं था, वो लोकतंत्र के खिलाफ था। वो चाहते थे राज्य तंत्र लाए, हिंदू राष्ट्र बने। तो उसका एक पहला पड़ाव था वो, और वो मैंने पहचान लिया। और तब मैंने बहुत जगह लिखना, मेरा अपना ब्लॉग लिखना शुरू किया। फिर अन्ना से मेरे अनबन तो होगी क्योंकि उन्होंने बिट्रे किया, तो वो तो बात अलग है। लेकिन जब मैंने लिखा तो आपको आश्चर्य होगा कि आपने शुरू में जैसे कहा कि आज जो पत्रकार रोते हैं, जो विलाप करते हैं, हालात का रोना जो हालात को विलाप करते हैं और यूट्यूबर बन के रह गए हैं, वो पत्रकार जिनको मैं चैनल में थे और बड़े पद पे थे, हर किसी को मैंने ये बताने की कोशिश की, तो हर किसी ने आज जैसे गोदी मीडिया मोदी जी के लिए काम करता है, वैसे अरविंद के लिए काम करना पसंद किया, ना कि मेरे बात पे विश्वास रखा। उनकी आज की ये स्थिति आती ही नहीं अगर तब वो ये बात पे विश्वास रखते कि एक बड़े, ये कॉन्स्पिरेसी, एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। उन्होंने विश्वास नहीं रखा, तो उसकी कीमत आज उनको चुकानी पड़ रही है। समस्या ये है अहमद भाई कि ये कोलैटरल डैमेज है, हमको और आपको भी ये कीमत चुकानी पड़ रही है। हमारी गुलामी भी इसमें शामिल है, ये इसका रोना है। बाकी मुझे उससे उनके लिए कुछ बुरा नहीं लेकिन लगता। राहुल जी, सवाल ये है कि ये जो पूरा कैंपेन था, पूरा जो मूवमेंट था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, एक तरफ आपका ये आरोप है कि अरविंद चाहते थे अन्ना को शहीद करके जो है प्रधानमंत्री का, नहीं, अन्ना ने खुद कहा है ये बात, अन्ना ने बाद में खुद कही है ये कि मैं अगर वहां पर अनशन, यानी एक्चुअली वो अनशन चलता रहता और मैं वो जाता, शहीद हो जाता, तो इनके लिए आसान हो जाता। ये कहीं अन्ना ने ही कहा है बीच में, वो बात नहीं है। बात यह है कि लेकिन इस पूरे लोगों की मोमेंट भावना के साथ खेला गया। इस पूरे मोमेंट के पीछे जिस तरह से पूरी दिल्ली को एकदम वो चौपाल में क्रिएट कर दिया गया, हजारों लाखों लोग पूरे देश से आए, और उसके बाद भी इस मोमेंट के पीछे कुछ लोग कहते हैं अरुण जेटली साहब थे, कुछ लोग कहते हैं संघ थे। आखिर यह आपको क्या लगता है? नहीं, आरएसएस पूरी तरह से इसमें शामिल थी। आरएसएस कोई भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट की आंदोलन में आजादी के बाद हमेशा शामिल रही है। आपको मालूम है 2 ही आंदोलन बड़े हुए हैं और 2 बार ये सरकार ऐसे बदली है जिसमें आरएसएस रही। एक बार तो आंदोलन सबसे बड़ा हुआ जेपी का आंदोलन, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, जो इमरजेंसी के खिलाफ हुआ, उसमें आरएसएस शामिल थी। और दूसरा अन्ना का आंदोलन जिसमें आरएसएस शामिल थी। बिना आरएसएस के शामिल होने के इतना आंदोलन इतना बड़ा हो ही नहीं सकता था। ये बात आप समझिएगा। आज अगर देश में जो हालात 2011, 12, 13 में थे, उससे 10,000 गुना ज्यादा बुरे हालात है। लेकिन कोई आंदोलन खड़ा होते दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, क्योंकि उसमें आरएसएस शामिल नहीं हो रही है। आरएसएस वो करना चाहती थी जो
असल में अपने आप को क्रांतिकारी बता के अपनी सत्ता आने के बाद हर क्रांति को दबाना, हर क्रांति को कुचल देना, इंसान के अंदर के सृजन को खत्म कर देना, वो उनका फिलोसॉफिकल पैटर्न है। और वो पैटर्न जिन्होंने समझा, उनकी आवाज को दबा देने के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स दुनिया में खड़े हैं। एनआरआई हैं, या केजरीवाल और उसकी आईएसी उसका एक हिस्सा था। कुछ लोग उसमें फंस गए थे, जैसे कि प्रशांत भूषण जी हैं, योगेंद्र यादव। मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत भूषण जी आइडियोलॉजिकली उनके थे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि उनका इस्तेमाल हो रहा है, जबकि मैं कह रहा था कि उनका इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने मुझ पर विश्वास कभी रखा नहीं, शायद आज भी नहीं रखते होंगे। लेकिन आपको क्या लगता है अरविंद को आज भी आरएसएस बैक कर रहा है? देखिए जी, अभी तक तो ईडी का चौथा समन्स आ चुका है, तो पता नहीं बैक करना क्या होता है। आरएसएस का और एक तंत्र है, आपको मालूम है, आरएसएस का कोई नहीं है। आरएसएस आपको कल किसी पद पे बिठाएगी तो ये मत समझिएगा कि आप आरएसएस के करीबी हो। आरएसएस इंसान को, हमारी प्रॉब्लम आरएसएस के आइडियोलॉजी के साथ मेरी क्या प्रॉब्लम है, वो इंसान को एम्पैथी से देखते ही नहीं है। इंसान को एक वस्तु, एक ऑब्जेक्ट के रूप में और जो साधन के रूप में देखती है। तो आप आरएसएस की बात करते हो जहां आडवाणी की कोई हैसियत नहीं रखी उन्होंने, तो अरविंद क्या चीज है? उसका इस्तेमाल हो चुका है, और जब फिर लगेगा तो कर लेंगे। अच्छा, उस बीच में राजू जी एक और बात आती थी कि अरविंद का जो पूरा मूवमेंट है, उनका ये मानना था कि जो जो आरोप लगाए गए, जो आरोप प्रत्यारोप की बातें हुई, किसी तरह से दिल्ली से पहले कांग्रेस को डैमेज करो, क्योंकि अगर दिल्ली लोग आते हैं तो देखते हैं डेवलपमेंट है, फ्लाईओवर, ये वो, पार्क, सड़कें, पूरा एकदम चकाचौंध दिल्ली है। तो कहीं ना कहीं अगर यहां से कांग्रेस हटती है तो अपने आप देश से हटाना आसान होगा। 100% ये था, और ये मैंने कांग्रेस के बड़े आला नेताओं को बताया था, जबकि अब कुछ तो है नहीं इस दुनिया में, तो मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने जो सबसे शीर्षस्थ नेता थे, जो है नहीं अब दुनिया में, उनको बताया था, और भी बड़े नेताओं को बताया था जिनके नाम लेना उचित नहीं है। लेकिन मेरे ऊपर किसी ने विश्वास नहीं रखा। मेरे ऊपर अगर विश्वास रखा तो बस 2-3 लोगों ने रखा, उसमें से एक पवन खेरा जी थे। शीला दीक्षित जी की जो बदनामी हो रही थी और जो जिस तरह से किया जा रहा था, उसके बावजूद कांग्रेस अरविंद का साथ दे रही थी। ये बात आप समझिए। जैसे कि आज राहुल लड़ रहे हैं अडानी के खिलाफ, आप कांग्रेस में कोई ऐसी बड़ी चेतना नहीं देखेंगे कि सारी कांग्रेस अडानी के खिलाफ लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है, या कांग्रेस बस राहुल जी के साथ दिखने में व्यस्त है, बड़े नेता। लेकिन कुछ चंद लोग होंगे जो दिल से राहुल जी के साथ है, बाकी जनता राहुल जी के साथ है। कांग्रेस पूरी कांग्रेस के राहुल जी के साथ है, इस बात को मैं विश्वास ही नहीं रख सकता। तब भी ऐसा ही हुआ कि मैंने देखा कि मैंने एक वो किया था इन्वेस्टिगेशन। मैंने ट्विटर पे पहले मैंने डाला था कि कांग्रेस अरविंद के साथ अरविंद को सत्ता में बैठाने जा रही है। तब उस मीटिंग में, ये होटल अमन में मीटिंग हुई थी, उसमें अजय माकन जी थे, अरविंद सिंह लवली थे, जो आज भी नेता हैं कांग्रेस के, तो और एक बड़े उद्योजक थे जिनके ऊपर अब ईडी की कुछ इंक्वायरी चल रही है, क्योंकि तो ये सारा मैंने लिख दिया। तो देश के बड़े बड़े नेताओं ने और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने मुझे फोन किए, मैसेज किए कि ये नहीं, ये हटाओ ट्वीट, ये वो। मैंने हटाया नहीं, और बाद में वही हुआ कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को पहली बार अगर सत्ता में किसी ने बिठाया तो वो कांग्रेस ने बिठाया है, और आज भी वो लोग इंडिया गठबंधन में अरविंद केजरीवाल का स्वागत ही करते हैं। कैसे आपने बिठाया? एक तो आपने संदीप दीक्षित पे भी कई सारे संगीन आरोप लगाए हैं। मैंने संदीप दीक्षित के आरोप नहीं लगाए। संदीप दीक्षित कोई वो नहीं है। संदीप दीक्षित भी आइडियोलॉजिकली उनका था, ऐसा मैं कह नहीं। संदीप दीक्षित एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वो संस्था में अरविंद के एनजीओ थी पहले ना, तो उसमें वो ट्रस्टी थे, उनका नाम मैंने पढ़ा है। और संदीप दीक्षित गुमराह हो गए उसमें। एक सामाजिक काम करने वाली एक एनजीओ को इतना बड़ा राजनीतिक आंदोलन खड़ा करने के लिए, या तो एफसीआरए से जो विदेशी धन आता है जिसको आप पॉलिटिकली यूज नहीं करते, उसको यूज करना पड़ा होगा, या फिर यहां की कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे आरएसएस है, उन्होंने सपोर्ट किया होगा, उन्होंने पैसे, विदेश से भी पैसे आए, और उन्होंने, मैंने ये भी आरोप लगाया था, और आरोप कहीं दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि
कांग्रेस ने कभी विश्वास नहीं किया मेरी बात पर, और मैंने ये कहा कि ये विदेशी धन जो एनजीओ के नाम पे आता है ये पॉलिटिकल यूज कर रहे हैं, जो कि कानूनन अपराध है। तो लेकिन आपने ये जो बात कही कि मैं तब मैंने अपने ब्लॉग में तब लिखी है, अब मैं बोल नहीं रहा हूं, वो लिखी हुई है, आप ब्लॉग पढ़ सकते 2012 की, तब मैंने लिखा हुआ है सारा कच्चा चिट्ठा। ये जो आप कह रहे हैं कि लवली और माकन तो आज कांग्रेस के ट्रेजरार हैं, शीर्ष पद पर हैं, ये किस तरह से अरविंद केजरीवाल के हक में पूरा जाल बुन रहे थे? मुझे नहीं मालूम कि उनका जाल क्या था, लेकिन होटल अमन में जो बैठक हुई थी और जिसमें गठबंधन की सरकार आई थी, पहली सरकार कांग्रेस के साथ थी, कांग्रेस ने सपोर्ट किया था ना अरविंद को, उस मीटिंग में पहली मीटिंग जो हुई उसमें अरविंदर सिंह लवली और अजय माकन जी थे। ये मैंने उस वक्त ट्वीट लिखा था और उनकी तरफ से कोई इनकार भी नहीं आया, और ये बाद में तो ट्वीट लिखा था तो उसके बाद इनकार भी नहीं आया और वो बाद में सरकार बन ही गई। तो थे ही, अब यानी ये कोई गुप्त बात नहीं है। अब बिना अरविंद केजरीवाल को लवली जी और माकन जी साथ दिए बिना दिल्ली में क्या वो सरकार बना पाता? ये बात कि अब कोई सबूत की जरूरत नहीं इसके लिए। लेकिन आपको ये लगता है जो पहली जो सरकार बनी थी वो कांग्रेस ने आत्महत्या की? 100% कांग्रेस इसमें मास्टर है। कांग्रेस जीतने वाली चीज भी, जीतने वाली चुनाव भी हारने में सक्षम है। आज की कांग्रेस जो है, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी एकमात्र ऐसे नेता है देश में जो सक्षम है इस देश की जो हालात हुए हैं, जिस देश के जिस तरह के धार्मिक उन्माद और जो ओलिगार्क के हाथ में, जो माफिया तंत्र के हाथ में देश, जिनको अब हम बिजनेसमैन कहते हैं, वो एक्चुअली माफिया हैं। देश की ही पैसे, लोगों के पैसे लेकर, उधार कर्जे लेकर वो पीएसयू में लगाते, पीएसयू को खरीद रहे हैं। ये कोई बिजनेसमैन की मॉडल नहीं है। तो उसको रोकने में राहुल जी समर्थ है, राहुल जी के दिमाग में एक क्लैरिटी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि राहुल जी के इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनमें से कितने लोगों पे वो भरोसा रख सकते हैं और कितने लोगों पे वो भरोसा नहीं रख सकते, ये मैं भी नहीं कह सकता। अब या आज वो दिन है जिस दिन राम मंदिर में राम की प्रतिष्ठापना हुई, तो खुद राम जी भी नहीं बोल सकते कि किस पे राहुल जी विश्वास रखें और किस पे राहुल विश्वास नहीं रखें। तो ये आपको लगता है कि राहुल के इर्द गिर्द जो पूरा जाल है वो एक तरह से उन लोगों का है जो विश्वासघाती लोग हैं? अब मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि विश्वासघाती लोग हैं। मैं ये मानता हूं कि उनके विचार राहुल जी के विचारों से मेल खाते हैं, या उनके इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट, राहुल जी एक बड़ा सपना देख रहे हैं जो देश के लिए है, उनके इंटरेस्ट पर्सनल इंटरेस्ट है। अब आप बताइए मुझे कि फेक 14 जो जर्नलिस्ट थे उसके ऊपर इंडिया गठबंधन ने बहिष्कार किया था, लेकिन नाविका कुमार के साथ कमलनाथ जी ने इंटरव्यू दिया और उनको प्राइवेट अपने जेट में, हेलीकॉप्टर में भी लेके गए। कांग्रेस ने कभी उसकी सफाई नहीं मांगी। फिर गहलोत जी ने भी उसमें से एक फेक जर्नलिस्ट, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, उनको इंटरव्यू दिया। तो ये जो हमने कोड ऑफ कंडक्ट इंडिया गठबंधन ने आप ही ने तैयार किया है, और वो भी आपके नेता तोड़ रहे हैं, तो उसके ऊपर राहुल जी को, अब ओल्ड गार्ड्स हैं, पुराने नेता हैं, तो उनको संभालना पड़ रहा है। तो ऐसे कोई दौड़ नहीं सकता। ऐसे वजन, आप 50-50 किलो का वजन दोनों पैरों में बांधकर दौड़ने के लिए कह रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि राहुल गांधी दौड़े, जबरदस्त प्रदर्शन करें। अरे जबरदस्त प्रदर्शन करने के लिए उनके पैरों में आपने 50-50 किलो की बेड़ियां बांध के रखी हैं, ये ओल्ड गार्ड्स की, वो तोड़ दें आप, फिर वो दौड़ेंगे। वो नहीं हो रहा है, क्योंकि राहुल जी भी जानते होंगे, क्योंकि मैं उनकी ही उम्र का हूं, हम उम्र है हम, तो मैं अगर इतनी दूर से जानता हूं कि कौन उनके है और कौन उनके नहीं है, तो वो भी तो जानते होंगे, वो भी तो इंटेलिजेंट आदमी है। लेकिन उनकी भी प्रॉब्लम यह है कि ये संगठन से निकल भी नहीं रहे हैं और संगठन का भला भी नहीं कर रहे हैं, बोझ बन के रहे हैं, और उनके खिलाफ बोलने का समय नहीं, अभी सत्ता नहीं है और हर एक को संभाल लेना चाहिए। प्लस का यानी प्लस करना चाहिए, माइनस करने की राजनीति की समय उनके पास नहीं है अभी। तो ऐसी इतनी विपरीत परिस्थिति में लोग कहते कि उनकी दादी देखो, अब राहुल अपनी दादी के वो है, लेकिन वो राजनेता। अरे दादी भी इस हालत में होती तो ये नहीं कर पाती। समझ लीजिए, आप अपने ही घर में दुश्मनों से घिरे हुए हो और आपको मालूम है आधे दोस्त है आधे दुश्मन है,
और आपको बहुत होशियारी से चालाकी से अपना घर संभालना है और फिर आपको शत्रु पे भी विजय पानी है। कुछ लोगों ये का बहुत मुश्किल है। राजू जी, कुछ लोगों का ये भी मानना है, जब राहुल गांधी ने 2019 में इस्तीफा दिया था तो उनको ये लगता था कि शायद कांग्रेस उनके साथ खड़ी होगी, सब लोग इस्तीफा देंगे, उन पर प्रेशर बनाएंगे, राहुल जी दोबारा अध्यक्ष बने। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और राहुल गांधी को पूरी कांग्रेस ने अलग थलग छोड़ दिया। राहुल गांधी, तो क्या उसके बाद राहुल गांधी को समझ में नहीं आनी चाहिए थी कि नहीं मतलब नहीं, इस बात की मैं आपको बताता हूं कि राहुल गांधी हमेशा एक आउटसाइडर रहेंगे। मैं बताता हूं कि नेहरूवियन है। मैंने उसके ऊपर बहुत एक आर्टिकल लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, मेरे ब्लॉग पे वो भी है। राहुल गांधी नेहरूवाद की आखिरी आशा है, मैं मानता हूं। मैं खुद नेहरूवाद का समर्थक हूं और नेहरूवियन हूं। नेहरूबियन। नेहरूवियन, नेहरू जी के नेहरूवाद, नेहरूवियन आखिरी जो अगर कांग्रेस में है तो राहुल जी हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नेहरू जी के टाइम में भी यह प्रॉब्लम थी। मैं आपको एक बात बताता हूं कि नेहरू जी और सुभाष बाबू में दूसरी बार जब सुभाष बाबू जीत गए कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव को, उन्होंने पट्टाभी सितारामैया को हराया था। तो गांधी जी ने यह कहा कि पट्टाभी सितारामैया की हार मेरी पर्सनल हार है। इसका मतलब यह है कि गांधी जी ने वो पर्सनल अपना मेरे साथ चुनाव लड़ा और मैं हारा ऐसा लिया। तो सारे जो कार्यकारिणी के सदस्य थे उस वक्त कांग्रेस के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सिर्फ दो लोगों ने इस्तीफा नहीं दिया, उसमें से एक थे जवाहरलाल नेहरू और दूसरे थे सुभाष बाबू के भाई। तो बात यह हुई कि बाद में जवाहरलाल नेहरू ने इस्तीफा दिया, यानी इस्तीफा दिया नहीं, उन्होंने खत लिखा सुभाष जी को। उन्होंने ये लिखा है उस खत में, और वो खत है ना राहुल जी के लिए आज के लिए आदर्श है। उस खत में ये लिखा है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें कई तरह के लोग हैं और सारी जनता में, जैसे अपनी कांग्रेस भारत का डीएनए है, भारत का प्रतीक है, कांग्रेस यानी भारत, ऐसा है। तो प्रॉब्लम अभी यह है कि कांग्रेस में अगर हम लोग ये जो गांधी जी की जो कहने मानेंगे नहीं, तो सिर्फ जो लेफ्टिस्ट हैं वो हमारे साथ आएंगे, बाकी बड़ी कांग्रेस जो है, राइट विंगर भी है जिसमें, वो सब नहीं आएंगे। तो हम कैसे चलाएंगे कांग्रेस? इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो यह समस्या तब भी थी, यानी समझ लीजिए कि एक छुपी आरएसएस कांग्रेस में हमेशा रही है। इसलिए आपने देखा होगा कि आजादी के बाद आज तक लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट जो है या लेफ्टिस्ट जो है आंदोलन, या फिर जो वर्कर्स यानी मजदूरों का आंदोलन है, जिस तरह से कांग्रेस ने उसको दबाया और उसको साफ किया, जिसका खामियाजा आज भुगत रही है कांग्रेस, उस टाइप से उन्होंने राइट विंगर्स को कभी हाथ नहीं लगाया, आरएसएस को इस तरह से नहीं दबाया। आपने मिल वर्कर्स का स्ट्राइक हो 1982 में मुंबई में जो हुआ था हो, या कई, यानी आप शंकर गुहा नियोगी को मारा गया, जो कई जो आंदोलन हैं, यानी खनन में हो या मिल में हो या कहीं हो, या लेफ्टिस्ट यानी मुंबई में बहुत बड़ा लेफ्टिस्ट लोगों का वो था, पावर थी। तो उसको खत्म करने के लिए ही शिवसेना बनाई गई और कांग्रेस ने उसको समर्थन दिया था उस वक्त। तो बात यह है कि बाद में अब शिवसेना अलग है, अब आज की शिवसेना वो शिवसेना से कोई संबंध रखती, लेकिन वो सारी जो प्रॉब्लम है कांग्रेस की, वो कांग्रेस के अंदर एक आरएसएस है, और आरएसएस वैसे भी मैदान में कम और मन में ज्यादा रहती है। तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन आरएसएस का है और कौन आरएसएस का नहीं है, और वो खुद भी नहीं जानता होगा कि वो आरएसएस का है। मौका आएगा तब पता चलेगा। जैसे कि देखिए अभी आप देख रहे हैं अभी कि अचानक से आपके कई अंकल्स व्हाट्सएप ग्रुप पे कहने लगे कि 2014 को भारत आजाद हुआ। आप उनको बचपन से जानते हैं, मैं जानता हूं, हमारी सोसाइटी में आधे से ज्यादा लोग मेरे दोस्त हैं जो ऐसे ऐसे लिंचिंग वगैरह का समर्थन करते हैं। तो बात यह है कि ये कल तक तो मानवतावादी लगते थे। तो मैं हमेशा ये कहता हूं, और मैंने पहले ही कहा था, मैंने पहले लिखा है, मेरी एक किताब है आइडियाज आर डेंजरस, यानी और इन द क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल फिलोसॉफी एक किताब है, उसमें मैंने क्लियर कट लिखा है कि आरएसएस हमेशा मन में होती है, मैदान से ज्यादा। तो उससे बहुत सावधान होना जरूरी है। लेफ्ट आपको दिखाई देगी। लेकिन राजू जी, जिस तरह से राहुल गांधी आरएसएस पे, अभी एक नेता थे बहुत महान, इलियास आदमी, इनका देहांत भी हो गया, आप जानते हो, शायद 2 बार लोकसभा से एमपी भी रहे। उन्होंने भी पूरी जिंदगी कांग्रेस का कटाक्ष किया, लेकिन वो आखिरी वक्त में कहते थे कि राहुल गांधी ही एक आखिरी आस है, उम्मीद है आज़ाद भारत के लिए।
और आप भी वही बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी आरएसएस पर, बीजेपी पर आक्रामक करते हैं, कांग्रेस के इतिहास में ऐसा कभी देखा नहीं गया। इसीलिए ये बात इनके उनके साहस को मानता हूं कि राहुल गांधी जो कदम उठा रहे हैं वो सराहनीय है, लेकिन ये कदम 40 साल पहले कांग्रेस को उठाने चाहिए थे। आपको और एक बात बताता हूं, नेहरू पे मेरी एक आर्टिकल है बहुत बड़ी। मैं अभी राहुल गांधी पे एक किताब लिख रहा हूं, अनलाइक राहुल गांधी, तो उसमें ये बात भी आएगी। तो नेहरू पे एक मैंने ब्लॉग पे आप पढ़ सकते हो। तो पटेल, सरदार पटेल और नेहरू जी का उसमें खत लिखे हैं दोनों ने। तो सरदार पटेल का ये कहना था कि हमें आरएसएस पे जो बंदी है, बैन है, वो उठाना नहीं चाहिए, वो हमेशा बैन करना चाहिए आरएसएस को। लेकिन नेहरू जी ने ये कहा कि हम लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं और लोकतंत्र में अपने खिलाफ कितना भी संगीन और या कट्टर आवाज हो, उसे दबाया हमेशा के लिए नहीं दबाया जाता। हमें लोकतांत्रिक ढंग से ही उनको हैंडल करना चाहिए ताकि हमें आगे जाकर लोगों को लोकतंत्र समझ में आए। इसलिए आरएसएस पे बैन उठाने के लिए नेहरू ने पहल की थी। तो आज अगर डेमोक्रेसी खतरे में है तो वो नेहरू की गलती कह सकते हैं आप। नहीं, लेकिन राजू जी, सवाल ये है कि अब जिस तरह से एक इंडिया अलायंस का रूप ले रहा है, इंडिया अलायंस में आप खुद जिस तरह कह रहे हैं कि केजरीवाल कहीं ना कहीं एक तरह से इंडिया अलायंस के लिए स्वीट पॉइजन का काम करेंगे। एक और बात आ रही है कि इसी तरह से यूपी में अखिलेश यादव अगर इंडिया अलायंस में आते हैं तो माना यह जा रहा है कि अदर देन यादव जो भी पूरा ओबीसी है वो एक खेप में भाजपा में चला जाएगा, जिसको रोकना इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि वो इसका ये मानता है कि यादव या वाद जितना अखिलेश यादव ने चलाया है उसकी वजह से उसके हितों का हनन हुआ है। तो ये जो इंडिया अलायंस गठबंधन हो रहा है और अनेक अनेक तरह के लोग आ रहे हैं, उसको कैसे रूप लेगा? देखिए, मेरा और भी पवार साहब का भी आप बात कर सकते हैं कि पवार साहब और अडानी में इतने करीबी रिश्ते हैं कि कल आप अगर इंडिया गठबंधन हाइपोथेटिकली ले रहे हैं, मैं ये इस बात पे मेरा विश्वास नहीं है, लेकिन मैं पूछता हूं कि इंडिया गठबंधन जीतता है चुनाव, तो पवार साहब पहला क्या मांगेंगे कि अडानी के लिए एमनेस्टी दे दो, अडानी को बचा लो, अडानी को अपना काम करने दो, तब मेरे जितने आए हुए चुनकर आए हुए हैं सांसद है आपको सपोर्ट करेंगे। तो विकल्प क्या रहता है फिर राहुल गांधी अपनी चला नहीं सकेंगे ना, यानी राहुल गांधी को जो भारत बनाना है वो बना नहीं पाएंगे। तो बात यह है कि जैसे अखिलेश जी की बात आपने की और जैसे केजरीवाल की बात की, जैसे पवार साहब की मैंने बात की, तो मुझे ना एक बात लगता है कि भारत के इतिहास में एक बार ऐसा हुआ कि एक तानाशाह बनना चाहते थे, ऐसा लोगों ने कहा, लेकिन वो कुछ भी नहीं था, ऐसा इमरजेंसी अब है। लेकिन इमरजेंसी के टाइम में इंदिरा जी को हराने के लिए सारी पार्टियां इकट्ठा हुई, लेकिन सारी पार्टियों ने अपने लेबल निकाल दिए थे, कोई पार्टी अपने नाम से नहीं है। सारी पार्टियों का जनता पार्टी में विलय हुआ था, ये गठबंधन नहीं था। जयप्रकाश नारायण ने यह कहा कि गठबंधन नहीं होगा, विलय होगा, तब जाके सीटों का बंटवारा, सारी चीजें आसान हो गई और वो जनता पार्टी जीत गई। और तब ईवीएम भी नहीं थे, बैलेट बॉक्स थे, इसलिए वो जीत हासिल होगी। अब तो ईवीएम आसान है, अब पेगासस लगाया जा सकता है, तो ईवीएम क्या चीज है, इसके ऊपर मैंने अपना विचार कई बार रखे हैं। दूसरी बात यह है कि अहमद भाई, इतना आसान नहीं है, इतना स्पष्ट रूप से इतने सारे दल इकट्ठा आते हैं और उनको सत्ता को चुनौती देते हैं, तो उनमें जनता में जुनून अभी तक पैदा करना चाहिए था ना। आपको दिख रहा है कोई इंडिया अलायंस का जुनून आप दिल्ली में बह रहा है? अब हम दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में ऐसा कोई दिख रहा है? नहीं, यह कहीं भी नहीं है, महाराष्ट्र में भी नहीं है, जुनून नहीं है, अंडरकरंट भी मुझे नहीं लगता अभी तक है। तो राहुल जी के लिए सबसे बड़ी समस्या अपना घर एक है, यानी अपना घर यानी कांग्रेस। दूसरी समस्या, अन्य दलों के साथ गठबंधन करे तो फायदे नुकसान के अगर जो मैथमेटिक्स देखा जाए तो कई जगह नुकसान ही ज्यादा है, फायदा कम है। कांग्रेस अपना नुकसान ले लेती है तो भी जीतने का वादा नहीं दे सकती, यह प्रॉब्लम है। तो ऐसी स्थिति में राहुल क्या, कोई भी कितना भी बुद्धिशाली चाणक्य भी होता तो बहुत गंभीर समस्या है ये। और इसलिए हमारी गुलामी को आगे 5 साल के लिए आप पक्का समझ सकते हैं, उसके आगे। लेकिन समस्या तो है, समाधान क्या है? समाधान जनता के पास होता है। समाधान लोकतंत्र में हम अगर जी रहे हैं, यानी अगर ये लोग, तो आपने तो कल खुद ही ये बात कही ना कि जनता तो इतनी होशियार है कि अपनी हत्या खुद करने को तैयार है। हाँ,
अब ये जनता में जो उन्माद फैला हुआ है उसमें वो चाहती हैं कि एक राजा हो और हम प्रजा बने। हम नागरिक हैं, हम संविधान हमें सुरक्षा देता है, हमें नहीं चाहिए, हमें मनुस्मृति चाहिए। और हमें बस अहमद भाई ये है कि लिबरल्स हैं, कम्युनिस्ट हैं, ईसाई है और मुसलमान हैं, उन्हें सेकंड सिटीजन बना दो, बाकी हमें तेल का भाव 10,000 हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। क्या इस पूरे उससे दलित बाहर हैं क्या? इससे अंबेडकरवादी जो हैं, दलित का मतलब अंबेडकर को मानने वाला जो वर्ग है वो पूरा बाहर है इससे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फिर उनका प्लस कैसे करेंगे इंडिया गठबंधन में, क्योंकि कुछ भीम आर्मी के साथ है, कुछ आठवले के साथ है, कुछ प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ है, कुछ मायावती के साथ है, और हर नेता का स्टैंड अलग है। मायावती तो खुलकर नहीं लेकिन तटस्थ रह के मदद ही कर रही है। आज के तारीख में जो भी तटस्थ है वो बीजेपी को मदद कर रहा है, आरएसएस को मदद कर रहा है, फांसीवाद को मदद कर रहा है। मतलब समस्या का समाधान, जो आप समस्या बता रहे हो, समस्या कोई समाधान फिलवक्त नजर नहीं आ रहा है। समाधान लोगों के जुनून में होता है। लोग अगर पहले ईवीएम पे बैन करने के लिए आंदोलन देश भर में बड़ा हो जाता है तो वो आंदोलन अल्टीमेटली कन्वर्ट इसी में होगा कि हम देश में लोकतंत्र प्रस्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि ईवीएम में अपने आप में कोई खामियां नहीं है, या वो ईवीएम में खामियां पैदा की जा सकती है। उसके पीछे इंसान होते हैं, विदेशी ताकतें होती हैं, इलेक्शन कमीशन होता है, और तब जाके ईवीएम का प्रॉब्लम आता है ना। तो लोग जो ईवीएम के खिलाफ लड़ रहे हैं उसके खिलाफ सारी पार्टियां खड़ी रहे, और चुनाव जब तक बैलेट बॉक्स से नहीं होते तब तक हम बहिष्कार करते हैं ऐसा कहें तो यही एक उपाय है कि हम फिर लोकतंत्र की तरफ जा सकते हैं। वो आंदोलन एक व्यापक आंदोलन होगा जो लोकतंत्र के लिए होगा, वरना आंदोलन या जुनून पैदा करना असंभव है। तो विपक्ष ये इतना बड़ा कलेजा या इतनी बड़ी हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहा है कि ईवीएम के खिलाफ मैदान में उतरे? अगर ऐसा ये है कि ईवीएम पूरी तरह से मतलब वो टेम्पर्ड की जा सकती? मुझे लगता है कि विपक्ष नाम की कोई एक एक स्पेस है वो जिन्होंने कब्जा करके रखी है, वो वास्तव में विपक्ष है या नहीं, इस पर मुझे कभी कभी संदेह होता है। वो एक फ्यूडल क्लास हो गए हैं, और फ्यूडल क्लास आपको तो मालूम है, ब्रिटिश जब आए तो उन्होंने ब्रिटिश के साथ अपना सेटल कर लिया, मैटर डील कर दी, और अपने क्लास, अपने राजा संस्थान कायम रखे। फिर मुगल आए तो भी ऐसा ही किया। तो मुझे लगता है कि ये विपक्ष का जो स्पेस है ना, वो जनता ने अगर अपने हाथ में लिया तभी जाके वो वाकई विपक्ष बन जाएगा। अब कैसे हो गया कि विपक्ष यानी हम महाराष्ट्र में हैं यानी यूपी में हैं आप, तो यूपी में आप सोचते हैं कि बहन जी क्या करेगी, अब अखिलेश जी क्या करेंगे, यानी एक फ्यूडलिज्म है यार। या आप क्या करेंगे उस पर सारा देश हिलना चाहिए, क्योंकि आप नागरिक है, आपको संविधान आपको अर्पण किया है। अखिलेश को नहीं अकेले किया है, अकेले उद्धव ठाकरे को नहीं किया, अकेले पवार साहब को नहीं किया, अकेले मायावती को नहीं किया, आप सभी को किया है। तो आपको यह भूल जाना चाहिए कि विपक्ष नाम की कोई शक्ति है। विपक्ष का मतलब ही सत्ता पक्ष है ऐसा आप समझिए, और खेलना शुरू की। तो ऐसा जनता जिस दिन खेलेगी, जैसे दुनिया में देखते हैं आप, रास्ते पूरे भरे हुए, फ्रांस में देखते हैं, अर्जेंटीना, कई जगह देखते हैं, वैसे रास्ते लोगों को चाहिए कि हमें नहीं चाहिए ईवीएम। आपने मांगा था अहमद भाई, आपने कभी वोट किया था कि मुझे ईवीएम पे वोट देना है, ऐसा कहा था आपके घर में? लेकिन जब अडवाणी जी, माफ कीजिएगा, जब ईवीएम पे सवाल उठाते थे, खुद भाजपा के कई नेताओं ने, जीवीएल नरसिम्हा राव और लोगों ने उस पर बाकायदा किताबें लिखी कि ईवीएम टेम्पर्ड हो सकती है, ईवीएम हैक हो सकती है, ईवीएम में खामियां। तब इस बात को कांग्रेस नहीं मानती थी। ये तो सवाल पूछा जाएगा, ये बात 100% पूछा जाएगा, लेकिन तब टेक्नोलॉजी कितने पीछे थी। आप कंप्यूटर चालू करते थे तो कितना मिनट आपको बैठना पड़ता था कंप्यूटर ओपन होने में। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक आ गया, और तब की सरकारें ऐसी नहीं थी, इसलिए कांग्रेस की सरकार गई ना, मोदी जी आ गए ना पूरे बहुमत में। तब की सरकारें ऐसी नहीं थी जो अपने नागरिकों पे पेगासस बिठाया करती थी। तब इजराइल से हमें पूरी मदद नहीं आती थी इस तरह की टेक्नोलॉजी के लिए। इजराइल की सरकार के साथ हमारा ऐसा गठबंधन नहीं था कि अडानी का पोर्ट भी दिया जाए और यहाँ का कॉन्सुल जनरल वहां जाके पोर्ट में चेयरमैन बने। ये स्थितियों में ये खतरनाक हो गई है। ईवीएम अपने आप में, एक ईवीएम लाके रखो आप, तो उसका कोई स्वभाव नहीं है, कोई मशीन का नहीं होता। एटम बम भी आप यहां रखो, जब तक बटन नहीं दबाया जाएगा तब तक एटम बम क्यों फूटेगा? वो तो अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ एटम बम, सारे बम न्यूक्लियर, उसका बैग चलता है ना, तो बैग में बटन होता है, वो मनुष्य को दबाना पड़ता है। तो ईवीएम खतरनाक है या नहीं है तो सिद्ध हो गया कि कांग्रेस ने उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया, मोदी जी चुन के आ गए।
लेकिन मोदी जी ने खुद विरोध किया था, तो अब उनको पालन करना चाहिए। उन्होंने खुद भाषण किया है ईवीएम नहीं चाहिए, तो उन्होंने अगर नहीं विरोध करते, आप कहते कि ईवीएम से ही चलेगा, तो इसको मतलब ये है कि उनको मालूम है कि ये ईवीएम गड़बड़ है, लेकिन चाबी अब हाथ में है, तो क्यों छोड़े। तो क्या आपको लगता है कि और ये जो पूरा जो आपके हिसाब से चीजें चल रही हैं वो कितने लंबे समय तक और जाएंगी? क्या ये जो पूरा चल रहा है ईवीएम, मोदी जी, राम जी और सारी चीजें, ये कब तक, कितने साल और जाएंगी? जनता जब तक आत्महत्या करने से उब जाएगी और जनता चाहेगी कि इस देश में लोकतंत्र और संविधान प्रस्थापित हो, वही अपनी विकास का एकमात्र रास्ता है। और इस देश में राजा नहीं, हम हर नागरिक राजा है, ये बात जनता जिस दिन समझ जाएगी। और नहीं राजू जी, फिर से सवाल ये पूछा जाएगा ना तो कि इसके लिए 5 साल लग सकते हैं, जिस 10 साल लग सकते जिस हैं। संविधान की आप बात कर रहे हैं, वो जनता ये संविधान क्यों नहीं समझ पा रही कि भाई अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया था, आप ही ने कल ये बात कही कि साहब हिंदू कोई धर्म नहीं है और ब्राह्मणिज्म धर्म है, बाकी सब जातियां हैं। तो अब जाहिर सी बात है, जब सत्ता आएगा तो राज भी यही लोग करेंगे। तो अगर मोदी जी खुद ओबीसी समाज से आते हैं, जो कि वो कहते हैं, या बैकवर्ड समाज से आते हैं, तो एक बैकवर्ड आदमी या एक चाय वाला या एक ठेले वाला या एक कुलचे वाला प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकता ना। फिर ये जनता को कब समझ में आएगी? जनता को ये समझ में नहीं आएगा। और जब जब कोई मोदी जी प्रधानमंत्री इसलिए बने, ब्राह्मणवाद के प्रधानमंत्री है वो, आप ब्राह्मणवाद के लिए काम कर रहे हो और आप कुछ बने, यानी जैसे आरिफ मोहम्मद खान साहब बने हैं राज्यपाल, तो आप मुसलमानों के प्रतिनिधि नहीं है। आरिफ मोहम्मद खान ब्राह्मणवाद के प्रतिनिधि है, क्योंकि आरएसएस के आइडियोलॉजी पे बने हैं आप। तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि जो बहुजन भी ब्राह्मणवाद की पार्टी से वहां आगे जाता है, यानी आरएसएस के आइडियोलॉजी से जाता है, वो ब्राह्मणवादी है। जहां ब्राह्मण जो भी खुद इस आइडियोलॉजी से मानता नहीं है, तो वो ब्राह्मणवाद से नहीं आगे बढ़ रहा है। तो बात ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये सच है। तो आपने जो कहा कि एक ऐसा व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है, हाँ, ये ताकत है संविधान की, तो बन सकता है, जिसका फायदा आरएसएस ने उठाया। लेकिन अब ऊपर पहुंचने के बाद वो सीढ़ी को तोड़ना पहला काम है। इनकी आइडियोलॉजी ये कहती है जिस सीढ़ी से ऊपर जाओ उसको तोड़ दो, ताकि दूसरा कोई चढ़ ना पाए। लेकिन एक अंत में हम ये समझना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से ये पूरी चीज़ें हो रही हैं, क्या 21वीं सेंचुरी, जब हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, एआई में जी रहे हैं, और हर चीज़ बिल्कुल पूरी दुनिया, खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि साहब हम एक परिवार, वन अर्थ, वन फैमिली, वन नेशन, ऐसे समय में क्या आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र नाम की कोई चीज़ हम दुनिया के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे और दुनिया उसको एक्सेप्ट कर लेगी? सर, वन का मतलब अलग है। ये हिटलर की एक्चुअली लाइन्स हिटलर की है, वन नेशन वन लीडर। वो वन अर्थ इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को लुभाने के लिए कह रहे हैं। एक्चुअली वन का मतलब ब्राह्मीण होता है। वन का मतलब यानी वो जिसको वैदिक रिलीजन सनातन कहते हैं, वो वन है। आपको समरस होना है उनके साथ, यानी जैसे कि आदिवासी वो मानते नहीं है, उनको वनवासी कहते हैं, और उनके लिए समरसता मंच है, यानी आप हमारे साथ समरस हो जाइए। यानी करीब करीब आपको ये कह रहे हैं कि आप हमारे जैसा बर्ताव कीजिए। दर्जा नहीं मिलेगा आपको, लेकिन बर्ताव हमारे जैसा ही करना चाहिए। जब हम चाहे तो आपकी मस्जिद खुलेगी, जब हम नहीं चाहे नहीं खुलेगी। आपको जब चाहे लाउड स्पीकर लगा सकते हैं, आपको हम नहीं चाहेंगे नहीं लगाएंगे। हम जब जैसी भी चाहे चढ़ा देंगे, हम नहीं चाहेंगे। तो कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, कोई संविधान नहीं है, ये कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो आप समझिए वन का मतलब बहुत डेंजरस है। ये डाइवर्स कंट्री है, ये डाइवर्सिटी है, विविधता में हमारी एकता है। हमारी अलग अलग जो भाषाएं हैं, हमारे अलग अलग जो रुचि है। देखिए, अब शाकाहार को लेकर इतना उछल रहे हैं ये फैसिस्ट, तो शाकाहार कोई देश का आहार ही नहीं है। देश 90% मिश्राहारी है, शाकाहार भी करता है, मांसाहार भी करता है। और ऐसा कहीं लिखा नहीं है भगवान मांसाहार नहीं करते थे। ये शाकाहार की जो एक मुहिम है, वो आपके घर तक आपको बिग ब्रदर को दखल अंदाजी करने का एक जरिया है। आप कौन सा ड्रेस पहनोगे, आप हिजाब पहनोगे या नहीं पहनोगे, आप पल्लू लाओगे, आप बिंदी लगाओगे, आप बिजनेस नहीं करोगे, ये सारी चीजें। जैसे इसमें आपके किचन में घुस नहीं सकते, तो किचन में भी घुस गए। आप शाकाहार करोगे या मांसाहार करोगे, या ये जो है, ये वन का मतलब ये है, यानी वननेस। सब शाकाहारी, सब बिंदी लगाएंगे, हिजाब कोई नहीं पहनेगा, पल्लू सब करेंगे, ये जो है, इसको वन कहते हैं। वन मीन्स फैसिज्म,
वन मीन्स ऑथोरिटेरियन, वन मीन्स वन डिक्टेटर। नहीं, लेकिन सवाल वही है कि क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? हिंदू राष्ट्र नाम की कोई चिड़िया हम दुनिया के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे और दुनिया उसको एक्सेप्ट कर लेगी जब हम ग्लोबल युग में जी रहे हैं? सर, आपको लेबल लगाने की जरूरत नहीं हिंदू राष्ट्र की, हम हिंदू राष्ट्र में जी रहे हैं। नहीं, वो तो आपको बाहर से आप बुक की कवर की बात कर रहे हैं। मैं एक पोर्नोग्राफी किताब आपको दूं, ऊपर से कवर एक धार्मिक किताब की लगाऊं और आपके हाथ में दे दूं और कहूं कि यह धार्मिक किताब है, आप मुझसे बहस करो, अरे अंदर तो पोर्नोग्राफी है। मैं कहूं धार्मिक है यार, ऊपर लिखा हुआ है ना धार्मिक है, तो इस बहस का कोई अंत नहीं है। लेकिन अंदर पोर्नोग्राफी है। वैसे अंदर ये हिंदू राष्ट्र हो चुका है, ऊपर से संविधान का कवर है सिर्फ, बस। आपको कौन सा संवैधानिक अधिकार मिल रहा है आज के तारीख में? फ्री स्पीच आप कहीं भी जाकर दे सकते हैं। कितने लोग, कितने उमर खलीद को इतने 5 साल तक जेल में रखने का कौन सा प्रावधान संविधान में है? आप बताइए मुझे कि स्टेन स्वामी को स्ट्रॉ नहीं मिला था पार्किंसंस होने के बावजूद, 85 ईयर्स ओल्ड ही वॉज, और वो मर गए, उनको स्ट्रॉ नहीं देने का, यानी ये ह्यूमननेस है, बेसिक ह्यूमन क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वो ना देने का प्रावधान है संविधान में, यह असंवैधानिक है। और बंद लिफाफे में राफेल का सारे जो सबूत है वो देने के प्रावधान कौन से संविधान में लिखे हुए हैं? या फिर राम जन्मभूमि का जो डिसीजन दिया गया, तो आपको स्ट्रॉ देना, आप जब ईडी आईटी सब काम करती है हमारे खिलाफ, ऐसा विपक्ष ने कहा और कोर्ट में गई, कोर्ट ने कहा ये ज्यूरिसडिक्शन में हमारे नहीं आता, आप पॉलिटिकली इसका सॉल्यूशन निकालिए। ठीक है, निकालते हैं। तो फिर राम मंदिर के बारे में ये नहीं कहा कि ये हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता, आप आध्यात्मिक उसका हल ढूंढिए। तो राम का आपको जन्मभूमि पता है, लेकिन स्टेन स्वामी को स्ट्रॉ देना है या नहीं पता नहीं है, उमर खलीद को बेल देनी पता नहीं, ये संविधान है? नहीं, लेकिन जब आप राम जन्मभूमि की बात करते हैं तो एक बात और कही जाती है कि 1922 में गांधी जी अयोध्या गए थे, वहां भी उन्होंने राम मंदिर देखा था। वो कौन सा राम मंदिर था? क्या कभी आपने पढ़ा? देखिए, मैंने एक बात कहनी है कि बिना मस्जिद को गिराए कितने भी मंदिर आप खड़े कर सकते हैं। वो कोई कैंसर का हॉस्पिटल नहीं कि इमीडिएट अर्जेंट बनाना है और लोगों को ठीक करना है या स्कूल बनाना है। और इतना ही खूबसूरत और अच्छा मंदिर और 4 साल और लगाकर बनाया जा सकता था। ताजमहल से खूबसूरत मंदिर बनाने के लिए कोई ना नहीं करा था। अयोध्या में बहुत सारी जमीन है, जगह है जहां पर हारमोनी से बनाया जा सकता था। और कोई मुसलमान कभी किसी भी तरह से आपके प्रति द्वेष की भावना से पेश नहीं आया, मेरी लाइफ में नहीं आया। आप 10 साल के आपके काम का हिसाब नहीं दे पा रहे हो, आप 10 साल में क्या किया उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ले पा रहे हो, और अहमद भाई से पूछ रहे हो कि बाबर ने जो किया उसका हिसाब आज दे दो। क्या यह संवैधानिक है? 1950 में जब संविधान बना तो उससे पहले गड़े जो मुर्दे थे वो मुर्दे हो गए, वो गड़े रहेंगे, ये तय हुआ। तो आपसे हिसाब इस चीज का मांगा, आपको किस किस का हिसाब देंगे आप? और ये 10 साल का हिसाब नहीं दे रहे हैं, आगे और 5 साल उनको देने जा रही जनता। तो लेकिन मुझे राजू जी एक ब्रीफ में बताएं, जिस तरह से एक ये है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, मिलियन बिलियन वाले लोग देश छोड़ के जा रहे हैं, हर रोज खबरें आ रही हैं, तो क्या इसका क्या देश पे प्रभाव पड़ेगा? सर, हमारा देश एक साउथ अमेरिकन या नॉर्थ अफ्रीकन देश जैसा रह जाएगा। ग्लोबल इंडेक्स में देखिए आप, हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स देखिए, हमारा फ्रीडम इंडेक्स देखिए, हमारा हंगर इंडेक्स देखिए, हम कितना नंबर पे हैं। 2-4 नंबर रह गए हैं नीचे जाने के लिए रसातल में। वो हो जाए तो नॉर्थ अफ्रीकन या साउथ अमेरिकन कंट्रीज जो हैं, बनाना रिपब्लिक से भी बदतर, वैसे हम हो जाएंगे। और हमारी अभी नई संसद है ना, वो सोमालिया की संसद जैसी है वैसे की तैसी उसका रचना है, और सोमालिया ने भी उसको अबेंडन कर दिया है। सोमालिया भी वो संसद इस्तेमाल नहीं करती। तो इसी में आप समझ लीजिए सब कुछ। क्यों ऐसा, क्यों, क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन सोमालियन संसद में वो पसंद नहीं आया उनको, वो स्ट्रक्चर, तो वो अबेंडन कर दिया। देश के लिए मतलब नहीं, देश के लिए नहीं, उनको पसंद, यानी स्ट्रक्चरली उनको मजा नहीं आया। वो वैसे का वैसे करीब करीब 90% स्ट्रक्चर हमारी संसद का है, नए संसद का। आपको वो जवाहर सरकार करके एमपी हैं टीएमसी के, तृणमूल कांग्रेस के, उन्होंने अपने ट्विटर पे एक लंबे से थ्रेड इस पे डाली है, आप पढ़ सकते हैं। नहीं, लेकिन ये एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि साहब हम तो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज की साउथ अमेरिकन या नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ चले जाएंगे। दूसरी तरफ सरकार ये कि साहब हम तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं।
ये विरोधाभास नहीं है? सर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी यानी 10 लोग जो हैं, अडानी हैं उससे नंबर 1, अंबानी हैं, और भी 10 लोग जो प्रधानमंत्री के सामने रोज नमस्कार करते हैं, और तो वो लोग 10 लोगों के पास अगर 5 ट्रिलियन क्या 10 ट्रिलियन भी आ जाए और बाकी जनता को आप 2 टाइम का रेशन देना पड़े, भूखी रह जाए, तो उस विषमता का क्या? वो इकोनॉमी बड़ी नहीं है, वो ऑलिगार्क है। यानी आप पाब्लो एस्कोबार के पास बहुत पैसा था भाई, कोलंबिया अमीर नहीं था। ये कहानी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद सर।